देखिए सर, स्क्रीन बरोबर दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ठीक। शुरू करता हूँ सर मैं फिर। शुरू करता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है विज्ञान वन के विषय में। आप कक्षा 10वीं में भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आज हम लोग फिर से कुछ विशेष जानकारियों के साथ यहाँ दिन पे दिन बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, मालूम हो रहा है। लेकिन बच्चों, सिलेबस खत्म होने के बाद जो भाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस भाग में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है। ये सारी जानकारी आपको हम लोग दे रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट टीचर है, इस विस्तारित रूप से आपको बता रहे हैं कि किस तरह आप आसानी से पास हो सकते हो। देखिए बच्चों, अब तक आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई थी। पिछले महीने में आपको सारे क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में जानकारी दी जा रही है। हर लेक्चर में आप नए नए क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त। तो आप विशेषकर विज्ञान में जब आप आते हो, तो पिछली बार ही मैंने आपको बताया था कि जब आप विज्ञान में आते हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपकी जो विज्ञान है वो साइंस 1 भाग 1 और भाग 2 ऐसे 2 भागों में विभाजित है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका साइंस का पेपर है बच्चों, जो आपका साइंस का पेपर है वो टोटल कितने मार्क्स का है? वो टोटल 80 मार्क्स का है, ठीक है। और उसके अंदर आपको 20 प्लस करना है प्रैक्टिकल के मार्क्स को। तो जब 80 प्लस 20 आप प्लस करोगे बच्चों, तो टोटल कितना हो जाता है? वो आपका 100 मार्क्स का साइंस का पेपर बन जाता है, ठीक है। तो मैं आज आपको साइंस 1 के बारे में बात करने वाला हूँ, विज्ञान 1 के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि विज्ञान 1 में टोटल 10 टॉपिक्स है। कितने टॉपिक्स है? टोटल 10 चैप्टर्स है। और 10 के 10 चैप्टर्स जो है, सारे चैप्टर्स जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्या करने से हम आसानी से पास हो सकते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। चैप्टर बड़ा हो या छोटा हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, वो मायने रखते हैं, ठीक है। चैप्टर बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बड़ा चैप्टर है तो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए, जहां विज्ञान 1 की बात हो रही है, आपको अच्छे से मालूम है कि विज्ञान 1 जो है वो आपका टोटल कितने मार्क्स का है बच्चों? वो टोटल आपका 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। एक मिनट, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा ब्लैक बोर्ड की सहायता से। देखिए, कितने मार्क्स का है बच्चों? एक मिनट। आपका जो विज्ञान 1 है बच्चों, साइंस, जो साइंस 1 है, उसको हम कितने मार्क्स का समझने वाले हैं? वो कितने मार्क्स का है बच्चों? वो 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है, ठीक है। आपका 40 मार्क्स का साइंस 1 है। अब इस 40 मार्क्स में आपको क्या करने हैं? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि 40 मार्क्स के पेपर में क्या आता है, ठीक है। तो 40 मार्क्स के पेपर जो रहता है बच्चों, सबसे जरूरी बात है, पिछले महीने में जो लेक्चर्स हुए तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं आऊंगा तो आपको थोड़े पेपर पैटर्न का स्वरूप मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता चले कि आप आसानी से एग्जाम में क्या कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, जो साइंस 1 का पेपर होता है, जो साइंस 1 का पेपर होता है बच्चों, उसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, 4 क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन 1 होता है, यानी प्रश्न क्रमांक जो 1 होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन होते हैं। उसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन होते हैं? 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए और क्वेश्चन नंबर 1 बी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए और क्वेश्चन नंबर 1 बी होता है। अच्छा, सबसे विशेष बात क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 ए है, यानी फर्स्ट में जो ए वाला ग्रुप है, वो भी कितने नंबर का है बच्चों? वो 5 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 1 बी भी जो है वो भी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। अगर आप दोनों को टोटल निकालेंगे तो बच्चों कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 ए है, उसमें पूछा क्या जाता है बच्चों? देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 1A जो है बच्चों, उसके अंतर्गत बहुपर्यायी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुपर्यायी। ठीक है, आज मैं आपको कुछ बहुपर्यायी क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा। हालांकि मैंने पिछले महीने में डिस्कस किया है, लेकिन कुछ बहुपर्यायी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा मेन ध्येय है कि वो बहुपर्यायी क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं वो भी आपको बताना है मुझे। देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1A है, ये जो 1A है, ठीक है, अभी 1A जो है ये क्या है बच्चों? ये बहुपर्यायी क्वेश्चन। क्या है? बहुपर्यायी क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बहुपर्यायी क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों कि आपको क्या रहेगा, एक टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5। 5 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे बच्चों? 5 मार्क्स के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 5 मार्क्स के रहेंगे। यानी हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का पड़ गया? एक एक नंबर का पड़ गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का पड़ गया? एक एक नंबर का पड़ गया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ये इसमें ये फिल इन द ब्लैंक टाइप यानी रिक्त स्थान जैसे ही है, लेकिन इसमें होता क्या है बच्चों, ये रिक्त स्थान जैसे ही है, लेकिन इसमें आपको 4 आंसर दिए रहेंगे। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा, जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा उसके साथ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है। तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, बहुपर्यायी प्रश्न में क्या है कि आपके आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन आपको 4 आंसर में से एक करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, यानी आंसर आपके सामने है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन 1A बच्चों ध्यान में रखिए, अगर क्वेश्चन 1A आप करने में सफल हो गए बच्चों, तो समझ जाइए कि आपको कितना नंबर मिल गया? 5 नंबर मिल गया। अब आपको मैं एक जानकारी दे दूं बच्चों कि जो साइंस 1 का पेपर है वो कितने नंबर का है? 40 नंबर का, और 40 में से 14 पासिंग होता है। ठीक है, 40 में से कितना नंबर आपको पासिंग करना है? 40 में से आपको 14 नंबर लाने हैं, तो आप पास हो जाओगे। तो समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1A से क्वेश्चन नंबर 1A जो कि बहुपर्यायी क्वेश्चन था, आपने वहां से 5 नंबर कमा लिए, 5 नंबर प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो 5 नंबर तो आपका रेडी हो गया। अब आगे की बात क्या है बच्चों? आगे की बात ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी में बी वाला भी है। ठीक है, अब बी वाला क्या है बच्चों? बी वाला जो रहेगा ये रिक्त स्थानों की पूर्ति छोड़कर इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? असंगत शब्द आ सकता है, सहसंबंध आ सकता है, जोड़ियां मिलाव आ सकता है, सत्य सत्य आ सकता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1B में पूछे जा सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1A में जो है बहुपर्यायी प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के जैसे ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1B जो है वो भी 5 नंबर का है, उसमें आपको कोई भी रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा असंगत शब्द। असंगत शब्द आपको मालूम है, आप कक्षा 9वीं 8वीं से करते हैं। असंगत शब्द मतलब आपको कोई 3-4 शब्दों की जोड़ियां रहेंगे, उसमें जो गलत शब्द रहेगा उसको आपको बताना है। इसके साथ साथ बच्चों सहसंबंध स्थापित करने वाला भी क्वेश्चन आता है, जोड़ियां मिलाव वाला भी क्वेश्चन आता है, और कथन सत्य है कि असत्य, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B आपको टोटल 11 क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, तो ये दोनों आपको कितना नंबर दिया बच्चों? 10 नंबर आपको यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। 2 में 2 चीज आती है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए आएगा और क्वेश्चन नंबर ए आएगा और बी आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए जो रहेगा बच्चों वो कितने नंबर का रहता है? वो 4 नंबर का रहता है। ठीक है, कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 2 भी जो रहता है बच्चों वो कितने नंबर का रहता है? 6 नंबर का रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2A है, क्वेश्चन नंबर जो 2A है बच्चों उसमें क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ए वाला जो है और जो बी वाला है बच्चों, ए में क्या पूछा जाएगा? ए में वैज्ञानिक कारण लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ए में क्या पूछा जाएगा? वैज्ञानिक कारण लिखने के लिए पूछा जाएगा। और 2B में क्या पूछा जाएगा? 2B में आपको सवाल हल करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो टोटल कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15 नंबर। आपको एक 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 3-3 नंबर के, 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 3-3 नंबर के। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा बच्चों उसमें एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है, 5 नंबर का रहेगा।
आपको कितने क्वेश्चन दिए गए रहेंगे? 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 2 में से कितना अटेंड करना है? 2 में से आपको खाली 1 अटेंड करना है, वो 5 नंबर का है। तो इस प्रकार बच्चों टोटल कितने मार्क्स के पेपर बन जाते हैं आपको? 40 मार्क्स के पेपर बन जाते हैं। बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1A, B और क्वेश्चन नंबर 2A और B, इतना पे भी आप अगर फोकस कर देते हो बच्चों, तब आसानी से 14 नंबर से ज्यादा ही पा जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आपको टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 2A, B को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान में देना है बच्चों, सबकी दृष्टि से मैं बोलूंगा कि जैसे किस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आसानी से पूछे जाते हैं, आप आसानी से उनके उत्तर दे सकते हैं। जैसे बहुपर्याय क्वेश्चन हुए, ठीक है। साथ देखिए, बहुपर्यायी क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपको आज ही बताया, बहुपर्यायी क्वेश्चंस, ठीक है, और आज मैं उसके एग्जांपल भी देने वाला हूँ। फिर असंगत शब्द हो गया, सहसंबंध हो गया, जोड़ियां मिलाओ, सत्य असत्य कथन हो गए। आप साइंस 1 पढ़ रहे हो तो रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप पर भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। नियम हुआ, इकाई, किसी इकाई लिखने के लिए आता है, परिभाषा लिखने के लिए भी आता है। छोटे छोटे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। देखिए, अंतर स्पष्ट करने के वाला भी क्वेश्चन आता है। अंतर स्पष्ट क्वेश्चन वाला जो रहता है बहुत ही सिंपल रहता है, आपको 2 नंबर का 2 पॉइंट भी लिखा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न करके बच्चों आप 14 से भी ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आज मैं जो आपको बताने वाला था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A जो है बच्चों क्या है, मैंने आपको बताया कि वो क्या है, बहुपर्यायी क्वेश्चन। क्या है? बहुपर्यायी क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि नहीं बहुपर्यायी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि टोटल साइंस 1 में बच्चों कितने चैप्टर्स हैं? टोटल साइंस में 10 चैप्टर्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, वो क्या है, 6 से 10 जो चैप्टर्स है, 6 to 10 टॉपिक वाले जो चैप्टर्स है, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो 6 से जो 10 टॉपिक वाले, 6 से जो 10 तक आते हैं, उसमें क्या आता है बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन 6 नंबर वाला टॉपिक है। लेंस और उनके उपयोग 7th वाला टॉपिक है। ठीक है, इसका पोजीशन 7th है, 5 नंबर। धातु विज्ञान, इसका जो पोजीशन है टेक्स्ट बुक में 8 नंबर, 8वां टॉपिक है। कार्बनिक यौगिक 9वां टॉपिक है। अंतरिक्ष विज्ञान 10वां टॉपिक। बच्चों ध्यान में रखिए कि देखिए, यहाँ पे जो 6 से जो 10 चैप्टर की बात चल रही है, जो 6 से 10 की बात चली बच्चों, उसमें प्रकाश का जो अपवर्तन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिए। ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ बहुपर्यायी नहीं, और भी जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जैसे वैज्ञानिक कारण लिखो, सत्य असत्य, ठीक है, आकृति वाले क्वेश्चन, ये सब भी क्वेश्चन बच्चों प्रकाश के अपवर्तन से निकल के आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए लेंस और उनके उपयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें दी गई है और सबके सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, धातु विज्ञान जो है बच्चों बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? बड़ा है, और इसमें थोड़ी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन थोड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से आप नंबर मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आइए कार्बनिक यौगिक, ये भी चैप्टर बड़ा है, इसमें भी बहुत सारी नई नई चीजें आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेंगी। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि अगर मैं यहाँ से यहाँ के बारे में बात करूं, तो आपको जो लेंस और उनके उपयोग, धातु विज्ञान और कार्बनिक, अगर आपने ये 3 टॉपिक को अच्छे से संभाला 3 टॉपिक को अच्छे से संभाला, तो समझ जाइए कि साइंस 1 आपका समझ गया। क्योंकि 6 से 10 के बीच में यही 3 टॉपिक जो हैं बड़े हैं, और इनसे इनके अंदर से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रश्नों की जो अलग अलग श्रृंखलाएं होती है ना, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको वैज्ञानिक कारण भी मिलेगा, बहुपर्यायी प्रश्न भी मिलेंगे, जोड़ियां मिलाओ, सत्य असत्य, ऐसे सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसे बहुत कम टॉपिक होते हैं बच्चों, बहुत ही कम टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सारी श्रृंखला मिलती है। तो जो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, जैसे लेंस और उनके उपयोग, ठीक है, फिर इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, धातु विज्ञान वाला टॉपिक बताया मैंने, फिर इसके साथ कार्बन। अगर ये 3 टॉपिक देखने जाओगे बच्चों, तो इसमें सारी चीजें मिलेगी आपको, जोड़ियां मिलाओ भी मिलेगा, परिभाषा लिखने के लिए भी क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, सत्य असत्य भी है,
हालांकि हर टॉपिक में आपको ऐसे श्रृंखलाएं नहीं मिलेगी कि सारा के सारा क्वेश्चन टॉपिक के पीछे। आप कोई कोई टॉपिक देखोगे, टॉपिक फिनिश होने के बाद उधर जोड़िया रिक्त स्थान दिया ही गया है नहीं है, जोड़िया मिलाओ टेक्स्ट बुक के पीछे मिलता ही नहीं है, खाली वैज्ञानिक कारण और कुछ प्रश्न के उत्तर। लेकिन ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है। तो आपको टेक्स्ट बुक के अगर हिसाब से चलते हो, पहले टेक्स्ट बुक की प्रेफरेंस करना है, आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही करने हैं, अतिरिक्त क्वेश्चन के पीछे बाद में भागना है, पहले टेक्स्ट बुक के पीछे, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि जोड़ियां मिलाओ अगर आप कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक के पीछे कौन कौन से चैप्टर में जोड़ियां मिलाओ हो वो सब लिख लीजिए। खाली स्थान कौन कौन टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर के पीछे हैं वो लिख लीजिए। इसी प्रकार सत्य सत्य परिभाषा है पहले टेक्स्ट बुक के पीछे का, समझ में है कि नहीं। इसके बाद जो आपका अतिरिक्त रहेगा वो आप कर सकते हो, 21 से कर सकते हो, या आपके टीचर्स इंपॉर्टेंट देंगे वहां से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आपको देखिए जैसे प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के जिस सीरीज है, मैं इसमें एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 1A के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन 1A आपको पता चल गया। क्वेश्चन 1A देखिए, 1 में दो क्वेश्चन थे, एक A था और दूसरा क्या था बच्चों, B था। A कितने नंबर का है, 5 नंबर, B कितना है, 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर बच्चों जो बहुपर्यायी प्रश्न है ना, इसमें आपका जाना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जल्दबाजी मत दिखाइए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ही गलत लिख के बैठ जाते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो पूरा क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखने के लिए जो जगह है उसको छोड़ के रखिए। बाद में सोचिए, पेपर आपका 2 घंटे का पेपर है 40 नंबर का, तो बाद में 15-20 मिनट टाइम दीजिए, उसको लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन गलत लिख दोगे फिर बाद में आपको आधे घंटे के बाद समझ में आएगा कि नहीं ये राइट आंसर है, तो आपको कट करोगे, फिर आप दोबारा लिखोगे। तो ऐसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑफ कट करते हैं, लिखते हैं, तो उससे क्या बैड इंप्रेशन आता है। उससे क्या होता है, बैड इंप्रेशन आता है कि बच्चे ने आंसर को कॉपी किया है या तो आंसर कहीं से मिला है। एक बार गलती हो सकती है, बार बार आप 3-3 2-2 बार काटोगे। और ये अक्सर गलती बच्चों इन्हीं क्वेश्चन में लोग करते हैं। ये जो कटिंग वाला पार्ट है ना, ज्यादा करके किसमें मिलता है आपको, बहुपर्यायी प्रश्न में, जोड़े मिलाओ सब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना। तो जरा भी डाउट हुआ बच्चों को कि नहीं ये गलत है, मैंने गलत लिखा है, कहीं से मिला उनको, तुरंत कट करके नीचे लिख देते। तो उसका क्या बैड इंप्रेशन पड़ता है, यानी बच्चे ने कहीं से आंसर कॉपी किया। तो अगर आपको नहीं आ रहा है ये 5 नंबर में, हालांकि सब नहीं आ रहा है ऐसी बात नहीं हो सकती, एक जो आपको डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन पूरा लिख के रखिए, नीचे जो खाली स्थान का है जगह वो बना के रखिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप देखो, जो शुरू में लिखने वाले हो आपके मन में आंसर है लेकिन डाउट है, कुछ देर तक रुकिए। अगर नहीं आपको फाइनल है तो वही लिखने वाले हो, लेकिन बाद में शुरू में लिख के बाद में नया आंसर पाओगे फिर गलत करोगे, तो कटिंग वाला जो पोर्शन है वो गड़बड़, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे यहाँ पे प्रकाश के उसके घटक रंगों में पृथक्करण होने की परिघटना को क्या कहते हैं। आपको अच्छी तरह से हमारे जो प्रकाश के रंग होते हैं, जो व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होते हैं, जब उन्हें प्रिज्म से पास करवाया जाता है, ठीक है, तो घटक रंगों में, वो घटक रंगों का मतलब वो 7 कलर में विभाजित हो जाते हैं, वो आपको अच्छे से मालूम है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो देखिए ऐसे ही आपको क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आया रहेगा, ये क्वेश्चन आया है। अब ऐसे 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए, लेकिन ये चारों आंसर करेक्ट है क्या, नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वही आप लिखने वाले हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, उसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि आपको लिखा है आपाती किरण और कांच के टुकड़े के सतह के बीच में बनने वाले कोण का माप 50 डिग्री है, तो आपतन कोण का माप कितना होगा, तो 90 में से 50 को माइनस कर दीजिए, 90 में से माइनस करने पे आपका वो कोण निकलेगा, तो कितना आंसर आएगा, 40 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी प्रकाश की किरण है, समझो ये आपकी माध्यम है, वो सीधे आ रही है, क्या कर रही है, सीधे आ रही है, लंबवत आ रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है, तो क्या करेगी बच्चों, वो क्या करेगी, तो किसी भी प्रकार का, अब यहाँ पे आंसर दिया है, ऑप्शन कितना दिया है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, बिना झुके गुजरती है, इसमें से कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, आंसर क्या है, बिना झुके गुजरती है, बिना झुके गुजरती, सीधे दूसरे माध्यम में वो चली जाएगी, लेकिन झुकेगी नहीं, टेढ़ी नहीं होगी। अक्सर आपने क्या देखा है, अगर कोई प्रकाश किरण टेढ़ी आ रही है तो क्या करती है, या तो झुक जाती है, समझ में है कि नहीं, अगर क्या करेगी वो दूसरे माध्यम में आने के बाद क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होती है, थोड़ी सी झुक जाती है, यानी उसकी एक्चुअल डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, प्रिज्म से गुजरने के बाद रंग वाली किरण का विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे कम होने का मतलब क्या है, कम कोण बनाना, तो कौन सी किरण होती है, वो लाल किरण, ठीक है। ये सारी चीजें जो है बच्चों आपको प्रकाश के अपवर्तन में विस्तारित रूप में मिलेगा,
आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे आंसर्स दिए रहे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा टॉपिक देख लीजिए, सातवां वाला टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही बताया बच्चों, और भी क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ इतने के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। सिर्फ मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ऐसी बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए लेंस और उनके उपयोग, इसमें उत्तल लेंस और आउटर लेंस वाली जो व्याख्या है, कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस और आउटर लेंस आपको ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए, इसके अंदर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि सातत्य, ठीक है, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट है, व्याख्या है, टर्म्स हैं, जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तल लेंस और आउटर लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, आउटर लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिए। देखिए उत्तल लेंस का नाभ्यांतर क्या होता है, तो ध्यान में रखना है, उत्तल लेंस का नाभ्यांतर जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिए, इसके ऑप्शंस और भी दिए, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। आप जब बच्चों उत्तल लेंस को पढ़ोगे ना, वहां पे तो अच्छी से डायग्राम बना के भी सब कुछ दिखाया गया है कि उसका धनात्मक क्यों होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर नाभ्यांतर वाले लेंस की शक्ति बताइए। ठीक है, तो लेंस की शक्ति क्या है, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ठीक है, f यहाँ पे क्या दिया है, नाभ्यांतर दिया है। ठीक है, f क्या दिया है आपका, नाभ्यांतर। तो आप क्या करोगे, 1/20 सेंटीमीटर लिखोगे, लेकिन नाभ्यांतर को हमको क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है मीटर में, तो 100 से भाग दोगे, तो ये जो 100 बच्चों ऊपर जाके 1 से गुणा हो जाता है, तो 100 बटे नीचे क्या हो जाएगा, 20। तो अगर काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2×5 कितना होगा, 10। उत्तर कितना हो जाएगा इसका, ये सवाल दिया है, कभी कभी एक मार्क्स में आपको सवालें भी पूछी जाती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 आएगा। इसी प्रकार सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि आप अच्छे से किसी वस्तु को देख पाए तो आपकी आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट आप जब अपनी आंखों के नजदीक भी लाते हो तो आप ब्लर हो जाता है। ब्लर का मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बड़ा दिखने लगता है, या आपकी आंखों के ऊपर तनाव आता है। तो ये कितना हो सकता है बच्चों, ये कितनी हो सकती है, 25 सेकंड। ठीक है, उसी प्रकार दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये जो क्वेश्चन है लेंस और उनके उपयोग वाला, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अच्छा, इनकी परिभाषा पढ़ने के बाद, इनकी व्याख्या पढ़ने के बाद जानकारी प्राप्त हो, ये भी आप ध्यान में रखो कि दूर दृष्टि दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करोगे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा। पहले तो बच्चे आप कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे कि ये दूर दृष्टि क्या होता है बच्चों। तो कोई दूर दृष्टि का मतलब दूर का दिखाई देगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देगा, ध्यान में। निकट का मतलब क्या, नजदीक का दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनमें दोनों का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या करेंगे इसके लिए, हाँ, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या बताया गया है, कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का। अब क्या होगा इसमें, दूरदृष्टि में दूर का तो दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई देता, मतलब उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को नजदीक इकट्ठा करता है, फैलाता नहीं है, समझ में, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है, नजदीक लाता है। इसीलिए इसके लिए क्या करने जाते हैं, दूरदृष्टि के दोष में निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने विशेष 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से देखे, आपको सबको समझ में आया होगा ये विशेष 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और ये जो आपको 20 सेंटीमीटर वाला है 1 नंबर मार्क्स में आ सकता है। प्लस ये सामान्य मानव नेत्र के लिए और भी क्वेश्चन है इस टॉपिक में, ऐसा नहीं है इतने ही है, लेकिन मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन जो भी एक लेक्चर में हो सकता है वो आपको मैंने सीरीज बताई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, धातु विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ते समय ये ध्यान में रखिए कि जो इम्पोर्टेंट है जानकारी में लेके ही वो पढ़िए, अननेसेसरी ऐसी चीजें मत पढ़िए जो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा और मेहनत लेगा। ये तीनों टॉपिक मैंने जो आपको बताए, कार्बनिक, यौगिक, धातु विज्ञान और इसके पहले वाला जो लेंस और उनके, ये तीनों टॉपिक जो साइंस वन के है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये आप इनको हैंडल करते हो तो साइंस वन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पास होने में। मैं इसलिए तीनों टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि यही ऐसे 3 टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन की सारी श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी, जोड़ियां मिलाओ, सत्य असत्य, सहसंबंध, ठीक है, असंगत शब्द, परिभाषाएं जो है, आकृतियां बनाओ, वैज्ञानिक, ऐसे ही
चैप्टर से जिसमें पढ़ने से सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। समझ में है कि नहीं? चलिए देखिए अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, धातु विज्ञान। तो धातु विज्ञान में बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो, देखिए इस चैप्टर में आपने धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, अधातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, धातु और अधातु के गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, प्लस धातु निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का किस प्रकार एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, किस प्रकार उनको खदानों से निकालकर उनकी अशुद्धियां दूर की जाती है, अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से इनको शुद्ध किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु निष्कर्षण। ठीक है, तो इसी धातु विज्ञान में भी हमें ध्यान में रखना है कि कुछ धातुएं होती है, कुछ अधातुएं होती है, कुछ धातु सदृश होता है। अब ये धातु सदृश क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो धातु सदृश से बच्चों ऐसा होता है कि उसके अंदर धातुओं के भी गुणधर्म पाए जाते हैं 50% और अधातुओं के भी गुणधर्म। अब इसी में एक एग्जांपल दे दिया है कि धातु सदृश से क्या है, जस्ता दिया है, पारा दिया है, सोडियम दिया है, एंटीमनी। आपको और भी एग्जांपल हैं धातु सदृश में, सिलिकॉन हुआ, ठीक है, जर्मेनियम हुआ, ये सारे धातु सदृश तत्व हैं। बट यहाँ पे एंटीमनी दिया है तो एंटीमनी इसके कैटेगरी में आएगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार ये भी दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अधातु विद्युत का सुचालक है। अब देखिए कितना अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है, धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे दिया है अधातु। तो ऐसी एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑप्शन दिया है गंधक, ग्रेफाइट, क्लोरीन, कार्बन। बट इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ग्रेफाइट। ठीक है, तो कभी भी बच्चों आपको खालिस्तान जोड़ी मिलान में आता है कि ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक है, सुचालक का मतलब क्या, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, तांबे का वायर हो, तांबा हुआ, ठीक है, तो तांबे से क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसके बाद आता है इसी के अंदर धातु विज्ञान में भी जंग लगने वाला भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वारा लोहे पर जंग लगना रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा, चांदी द्वारा, क्लोरीन, जस्ते, बेरिलियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, जस्ते द्वारा। जस्ते द्वारा क्या कर सकते हैं हम, लोहे पर जो भी जंग लगता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट के जली विलयन का रंग होता है, तो कॉपर सल्फेट के जली विलयन में, तो जब कॉपर सल्फेट को जल में डालोगे, पानी में डालोगे, तो जली विलयन बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, तो क्या होता है, नीले रंग का, क्या होता है, नीले रंग। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों आपको। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, कार्बनिक यौगिक, फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों। अगर आप इस चैप्टर को देखोगे तो कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आगे चल के अगर 11th-12th में आप साइंस लेते हो तो वहां पे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है जिसमें कार्बन का बेस, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है लेकिन वो मेजर अमाउंट में, उसकी जो मात्रा रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे यौगिक है जिसमें कार्बन दिखता है लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं होते। दोनों के अंदर फर्क है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अभी देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया है, द्वारा काजल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो मीथेन। अभी जब कार्बनिक यौगिक पढ़ते हो ना बच्चे, तो यहाँ पे आप पढ़ते हो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी, फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। द्वारा काजल प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे मीथेन द्वारा काजल प्राप्त, आपको मालूम होना चाहिए कि मीथेन काजल प्राप्त करने में सहायता करता है। अभी अल्केन कुल की सजातीय श्रेणी में किन्हीं दो क्रमिक, अच्छा अल्केन की सीरीज में बहुत सारे ऐसे यौगिक मिलेंगे, उनके परमाणु द्रव्यमानों में, उनके परमाणु द्रव्यमान में कितने का फर्क आएगा। अगर जैसे पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर, समझो दूसरे और तीसरे को देखोगे तो इनके परमाणु द्रव्यमान में कितने यूनिट का फर्क आएगा, 14 यूनिट का फर्क आएगा। ठीक, आपको कब समझ में आएगा, जब जैसे अल्केन है, मीथेन लिखोगे, इथेन लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे, ब्यूटेन लिखोगे, पेंटेन लिखोगे, जब ऐसे आप लिखते जाओगे और फिर उनके परमाणु द्रव्यमान निकालोगे हर के, जैसे मैंने से जो 1 2 3 4 5 से लिखा, 1 और 2 के बीच का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो 14 का मिलेगा, मतलब दोनों में फर्क 14 का मिलेगा। इसके बाद आता है मीठी गंध वाला पदार्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जैसे अमीन हुआ, एस्टर हुआ, कार्बन हुआ, एसिड्स हुए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप अलग अलग प्रकार के यौगिकों के बारे में, मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह की वजह से जैसे आप COOH लगाए तो एसिड बन गया, NH2 लगाए तो अमीन बन गया, ठीक है, तो ऐसे कई क्रियात्मक समूह की वजह से आपको नए नए
पदार्थ मिलेंगे। इसी प्रकार ईथर में क्रियात्मक समूह, अब ईथर भी एक ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक ही है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग सीरीज में आपको अलग अलग पदार्थ मिलेंगे, लेकिन उनके अंतर्गत आपको एक क्रियात्मक समूह मिलेगा। क्रियात्मक समूह क्या होता है, देखिए अभी यहाँ आर लिखे, यहाँ पे ओ लिखे, यहाँ पे क्या लिखे आर, तो ये जो ओ है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ईथर वाले प्रोडक्ट रहेंगे उसकी सीरीज में जितने भी आएंगे, मतलब उस सूत्र से जितने भी बनेंगे, जैसे अल्केन हुआ, अल्केन से मीथेन इथेन बना ना, अल्केन के सूत्र से बहुत सारे उसके घटक बन जाएंगे। उसी प्रकार ईथर के सूत्र से जितने भी समूह तैयार होंगे, जितने भी घटक तैयार होंगे, सारे घटक में आपका क्या रहेगा, वो उसका क्रियात्मक समूह रहेगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अंतरिक्ष अभियान। छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बहुपर्यायी क्वेश्चन और जोड़ियां मिलाओ या बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन वैज्ञानिक कार्य भी पूछे जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है जैसे हबल दूरबीन भ्रमण कक्षा का उपग्रह है। ठीक है, तो कक्षाएं कितनी है, देखिए 3 कक्षाएं होती है, निम्न कक्षा, उच्च कक्षा, मध्यम कक्षा। तो जो हबल दूरबीन होता है वो कौन से भ्रमण कक्षा का उपग्रह है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, निम्न कक्षा। ठीक है, जो पृथ्वी के नजदीक है। ठीक है, भारत द्वारा विकसित किया गया प्रक्षेपक है। तो भारत द्वारा, अब अगर आप टॉपिक ये टॉपिक देखते हो तो टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं एक पेज पे आपको ये सारे उपग्रह के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें से भारत द्वारा जो विकसित किया गया उपग्रह कौन सा है, तो PSLV प्रक्षेपक। ठीक है, तो आप इस प्रक्षेपक के माध्यम से जो उपग्रह है उनको भेज सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये 6 से लेके 10 टॉपिक के बीच में बहुपर्यायी क्वेश्चन समझाए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को आइडिया मिल गई होगी कैसे हम लोग 5 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही यानी बहुपर्यायी प्रश्न ही आपको 14 नंबर नहीं दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बी वाला पार्ट भी है, जिसमें आपको मैंने बताया कि असंगत शब्द, इसके साथ सहसंबंध, जोड़ियां मिलाओ, सत्य असत्य, परिभाषा, अणुसूत्र, है ना, ये सारी चीजें भी वहां पे पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, इनके बारे में भी क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अभी किसी बच्चों को कोई डाउट होगा या कुछ शंका होगी तो आप पूछ सकते हो। दिनेश सर, दिनेश सर किसी बच्चों को कुछ डाउट होगा तो आप देख सकते हैं। दिनेश सर आप सुन पा रहे हो मुझे? प्रियंका बोलिए, प्रियंका मंडल। बोलो प्रियंका, आवाज आ रही है आपको? दिनेश सर देखिए बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, उनके कुछ क्वेश्चंस है। गुड मॉर्निंग सर। आप, हाँ गुड मॉर्निंग, प्रियंका बोलो। सर जो इस साल सिलेबस में जो कट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है ना? नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं करना है, और आपको और भी पोर्शन कट मिलेगा, क्योंकि जो पोर्शन कट हुआ था वो मालूम है दिवाली के पहले आया है, सितंबर में आया है। ठीक है, तो Yes, पोर्शन और भी रिड्यूस होने के चांस हैं, होंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी सितंबर के बाद 3-4 महीना का सेशन बीता है, तो बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा। आप सिर्फ पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से सब बताया जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, सर हम लोग तो अभी फिलहाल जो 25% जो कट हुआ था बस वही पता है।
हाँ 25% कट हुआ, तो अब तक बोर्ड की तरफ से बस उसकी ही जानकारी दी गई है, समझ में आया कि नहीं। और आगे आने वाली जानकारी, फिलहाल वो 25% तो आपको नहीं पढ़ना है, और आने वाले समय में और भी जानकारी मिलेगी समझ में, ठीक है। यस सर, यस सर। सर हुआ लेक्चर सर कंप्लीट? हाँ हाँ लेक्चर कंप्लीट हुआ, बच्चों के डाउट। चंद्रशेखर सर? हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए सर। हाँ ठीक है सर, ओके। हाँ हाँ, वो बच्चों के डाउट क्लियर हूँ सर। हाँ वही मैं बोल रहा था, हो गया क्या कंप्लीट? हाँ आपको मैं बोल रहा था, लेकिन हाँ 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 हाँ। सर और किसी को डाउट? हाँ बोलो, स्वाति पाल, हाँ बोलिए, वेरावली स्कूल। सर जोड़िया मिलाव भी करना है ना, मतलब सारा जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो नवनीत से रिफेर करके जो है सब हाँ करना सुनिए है। सुनिए सुनिए, बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें कैसे 14 नंबर मिले, ठीक है। पहले तो हमें उस पर ध्यान देना है। अगर आपकी क्षमता अच्छे नंबर लाने की है, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको 40 में से 40 चाहिए, ठीक है, 40 में से 30 के ऊपर चाहिए, तो जिस तरह से आपकी पावर है, क्षमता है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे आपको जोड़ियां मिलाओ, आपको 14 नंबर कैसे भी करके लेके आना है, समझो आपका ये टारगेट है कि मुझे क्योंकि आपको उतना ही है, कैसे भी करके लेना, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जोड़ियां मिलाओ, असंगत शब्द, खाली स्थान, बहुपर्याय प्रश्न, हर चैप्टर के पीछे तो दिया नहीं है, कोई कोई चैप्टर के पीछे दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको लिख लोगे, ठीक है। अगर आप जोड़ियां मिलाओ लिख रहे हो ना, तो सारे टॉपिक्स की जोड़ियां मिलाओ एक ही जगह लिखो, आप खाली स्थान एक ही जगह लिखो, असंगत शब्द एक ही जगह लिखो। उससे क्या होगा ना, आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, आपको पता चलेगा किस टॉपिक में। इसके बाद आपको नवनीत का 21 वगैरह आता है तो उसको रिफर कीजिए, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक के पीछे का आप ये करोगे, इंपॉर्टेंट दोगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। टेक्स्ट बुक के पीछे को आपको ये नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखना है, उनको ध्यान नहीं, क्योंकि इस बार बोर्ड के पेपर में जो भी कुछ रहेगा, जरूर वो लोग पेपर बनाएंगे, तो एग्जाम होगी तो जरूर लोग ध्यान देंगे कि बच्चों के, मतलब बच्चों के पेपर में ध्यान देना ही चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं, तो ज्यादातर बच्चे टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उस पर पहले ध्यान देते हैं, ठीक है, तो काम बन जाएगा आपका। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, बोलिए। और किसी का कुछ क्वेश्चन है सर? और किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, दिनेश सर? हाँ तो फिर फिनिश करते सर। हाँ 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 सर, फिनिश कर देते, ठीक है, ठीक ओके है सर। सर, ठीक है, ओके, थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर, ओके, बाय सर। बाय। तो बच्चों अभी मंडे को नेक्स्ट लेक्चर होगा, मंडे को सुबह 8 बजे कनेक्ट हो जाइए बच्चों।